अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ एफडीटी 201 लेक्चर 21 का सेकंड पार्ट शेयर किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है, अब यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करके पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी, पोर्टफोलियो के साथ वही पहले सबसे पहला काम हमने ये करना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इस पर थोड़ी बात कर ले। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, आसान लफ्ज़ में ये है कि आपका एक मुतवक्के, आप जिसकी उम्मीद करें कि जो मेरा पोर्टफोलियो मेरे इतना प्रॉफिट देगा, इतना रिटर्न देगा, उसको कहते हैं जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, वर्ड इंग्लिश का ही है और आपने देखे ट्रांसलेशन भी मैंने वही किया और यही मतलब होता है इसका। अब ये जो वेटेड एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो, इसको जब आप सब करते हैं, मीन्स के क्या कहना चाह रहा है, मैं यहाँ समझाता हूँ। कह रहे वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ ईच इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। देखिए जी, ये R1 क्या है, फार्मूला, ये फार्मूला है RP। सबसे पहले आप देखें, RP का मतलब है पोर्टफोलियो रेट ऑफ रिटर्न, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, जब भी RP आपको नजर आएगा तो आपने देखना है पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सही हो गया जी, इक्वल टू R1 X1। R1 इसके अंदर पहला शेयर, उसका टोटल पोर्टफोलियो के अंदर कितने परसेंट उसका हिस्सा है, उसका रिटर्न कहते हैं। R1 को उसका रिटर्न कहते हैं। X1 जो है उसका टोटल इन्वेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर कितने परसेंट शेयर है, उसको X1 कहते हैं। सही है जी, अभी मैं आपके साथ इसको आगे प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। फॉर्मूला जैसे ये समझ लें कि R1 एक शेयर है, 2 वाला दूसरा शेयर है, उसका रिटर्न और उसका शेयर, टोटल पोर्टफोलियो भी शेयर, और ये एन तक ऐसे ही है। फॉर्मूला जो आपने एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रेट ऑफ रिटर्न का ये फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आप देख लें कि R1, ये एन तो लिख रहा है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, एन कोई भी नंबर हो सकता है। आपके पास अगर 10 अपनी इन्वेस्टमेंट तो आपका एन 10 हो जाएगा। R1 क्या मतलब हुआ, कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज पर एनम। एक साल का इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है आपको, उसको R1 के साथ शो करना है। इन्वेस्टमेंट 1 का X1 रिप्रेजेंट वेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट का अभी आपको मैं आपको आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से, फिर आपको ये जो वेट वाला मामला है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे जी स्टॉक है, सबसे पहले ये आप देखें कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और आप वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपने स्टॉक ए था, किसी कंपनी का 20 कोई स्टॉक था, उसने 30 रुपीज़ का खरीद लिया। 30 रुपीज़ के कितने खरीद लिए वो बात नहीं करा, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 30 रुपीज़ की, और आपने स्टॉक पी पे खरीद लिया, उस पर 70 रुपये लगा दिया। ठीक है जी, अभी वेट की बात करें। अब ये देखिए एक्स ए, ये लिखा हुआ है एक्स ए इज इक्वल टू, आप देखिए सिंपल इसको अलग देखिए 30 डिवाइडेड बाय 100। क्या मतलब हुआ, ये वेट निकाल के बता रहा है कि X1 का जो है एक्स ए जो इसका वेट होगा वो कितना होगा 30/100, पर 30% आपने स्टॉक 1 के अंदर अप्लाई किए, ये वेट्स है। ठीक है जी, दूसरे शेयर का वेट क्या होगा 70%, क्या आपने टोटल अमाउंट का 70% स्टॉक बी पे लगा दिया, ये वेट्स होते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ रिटर्न जो अटैच है 30% जब आपने स्टॉक के बिल लगाया तो आपको 20% रिटर्न आ रहा है, और जब इस पे लगाया तो आपको 10% रिटर्न आ रहा है। ठीक है जी, अभी हमने एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न का जो कैलकुलेशन वाला फार्मूला देखा था, वो वाला फार्मूला हम 2 स्टॉक के लिए लिख लेते, वो एन वाले स्टॉक तक था। देखिए आइए, RP स्टार इज इक्वल टू कर दिया हमने, RA XA पहले स्टॉक के लिए प्लस RB XB, दोनों का जब आपने इस तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लेंगे। 20% जो है, सिंपली मैंने 20% ये उठा लिया क्योंकि परसेंटेज में फिगर है ये वाला। ठीक है जी, तो मैंने 7% लिख दिया। वेट एक्स से वेट लिखने के लिए 30/100 कर दिया, प्लस RB 10% यहाँ से निकालिए, 7% लगा दिया, और XB 70/100 इसके साथ परसेंट क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ये रुपीज़ में है। ठीक है, ये 30 रुपीज़ में। तो जनाब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 6% बनेगा, ये 7% बनेगा, और हमारे पास 13% आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मुतवक्के पोर्टफोलियो के मुतवक्के रिटर्न जो होगा वो बराबर 30% हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अभी आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला आ रहा है वो पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को आपने सबसे पहले तो आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। मैं आपके साथ रीड आउट कर देता हूँ, आप देख लें।
P इज इक्वल टू स्केयर रूट सबके ऊपर है, एक्स स्केयर और उसका सब है ए। देखिए जब भी एक्स का किसी भी अल्फ़ाबेट का आप स्केयर करते हैं और सब में उसका कोई नंबर है, सब इज सबक्रिप्ट में कोई नंबर है तो ये सबक्रिप्ट का स्केयर नहीं करते, मेन नंबर का मेन अल्फ़ाबेट का स्केयर करना होता है। इस वजह मैंने स्केयर यहाँ पे लगाया है और ये ए इधर साइड में लिखा हुआ है। एक्स स्केयर सब ए सिग्मा स्केयर सब ए प्लस एक्स स्केयर सब बी सिग्मा स्केयर सब बी प्लस 2x ए एक्स बी सिग्मा बी और रो ए बी। ये फार्मूला सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, आप इसको सही तरीके से लिख लें। मैं आपको खैर ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो मैं बैटा भी आपको लिखा हुआ वहाँ पे करवाता हूँ चेक। एक्स ए इन्वेस्टमेंट है, आप नोमेनक्लेचर देख रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। और एक्स ए जो है इसका वेट है इन्वेस्टमेंट ए का, पोर्टफोलियो ए का, स्टॉक ए का पोर्टफोलियो के अंदर, और इसी तरह बी का ये एक्स बी वाला हो गया, और सिग्मा ए बी जो है वो स्टॉक ए और स्टॉक बी का रिस्पेक्टिवली रिस्क है। और आखिरी जो टर्म है डिफरेंट थोड़ी रो, इसको पढ़ेंगे रो, जो उर्दू वाला रोने वाला वर्ड होता है ना उसका रो से उठाना है आपने, तो ये रो है रो ए बी के। इन दोनों का जो स्टॉक्स का रिलेशन है आपने उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं कि ये आपस में एक रिलेशन रखते हैं। मेरे ख्याल में डिफरेंट कंपनीज के अगर लेंगे तो रो जो है बिल्कुल अनरिलेटेड हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा, कोई रिस्क अटैच नहीं होगा उसका। जैसे मैं कहते एक फर्टिलाइज़र का ले तो एक आप एक पावर सेक्टर का ले तो एक फर्टिलाइजर सेक्टर का ले, तो दोनों ही डिफरेंट है। तो जो शेयर्स खरीदे होंगे तो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। सही हो गया जी, यहाँ तक आपने नॉमिनल समझ लिया। अभी आप एग्जाम्पल जो हमने वो सॉल्व कर लिए। एग्जाम्पल हमने ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक्सपायरी रिटर्न निकालिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको 0.6 दे रहा है। अच्छा अभी आप देखेंगे आपकी स्क्रीन तो आपको ये कैलकुलेशन नजर आएगी। आप कैलकुलेशन देख के सोच रहे होंगे यार क्या है। याद रखिए जब भी बुक के अंदर ऐसी बड़े फजूल तरीके से कैलकुलेशन लिखी होती है तो आप उसको अपने हाथ से कर लिया करें। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बैड टाइम के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से लिखी हुई दिखाता हूँ। ले जी, ये वही फॉर्मूला मैंने आपको बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ दिखा दिया है। सही है जी, ये सारी स्क्वायर रूट और बैड टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे। इसको वैल्यू पुट करनी है। देखिए मैंने आपकी एक और मैं आपको टेक्निक बताऊँ पेपर में सॉल्व करने की। जब स्क्वायर रूट बड़ा उसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो रही है तो आप चीज़ों को बाहर निकालें, उस स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, बाहर उसको सॉल्व करें। जैसे एक्स ए, अब एक्स ए क्या था, ये वेट था इक्वल टू 30/100 के हमने 100 में से 30 से इन्वेस्ट किया तो 0.3 आंसर आ गया। एक्स बी को 70/100 करके 0.7 आ गया। सिग्मा ए 20% था, हमने उसको 0.2 लिख लिया फ्रैक्शन में, और सिग्मा बी 5% था, उसको 0.05 फ्रैक्शन में लिख लिया। अभी आप उसी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखिए एक्स से क्या हमने किया था 0.3, उसका स्केल ले लिया। सिग्मा ए क्या था हमारा 0.2, उसका स्केल ले लिया, प्लस सिग्मा एक्स बी क्या था 0.7, उसका स्केल ले लिया। सिग्मा बी क्या था 0.05, उसका स्केल ले लिया। और इसी तरह 2 के आगे सारे नंबर लिख के, रो जो है 0.6 लिख के हमने फिर ब्रैकेट लगा दी है। ये ब्रैकेट लगा दिए ताकि ये मल्टीप्लिकेशन ही होती है, स्टार नहीं लगाए ताकि कन्फ्यूजन कम हो। फिर इन दोनों को 0.3 को आप सिंप्लीफाई किया 0.09, इसको 0.04 आ गया। कैलकुलेटर घुमाए थोड़ा, ये फिगर आ गया, यहाँ सेकंड वाले का ये आ गया और थर्ड वाले का ये करके मैंने ये कर लिया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास, और सिंप्लीफाई किया ये आ गया। स्क्वायर रूट लिया 0.0857 आ गया, और यहाँ पे हमने 8.57, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करें 8.57% आ गया। ठीक है जी, ये देखें कितनी खूबसूरत कैलकुलेशन है, समझ में आ गई और आंसर भी वही आ गया बुक के ऊपर आपका जो आंसर था। आप इसको आंसर को इसको नोट डाउन कर ले और इस फार्मूलों को क्वालिटी ऐसे ही बैटअप के अंदर लिख ले, अपने पास प्रैक्टिस कर ले, और साथ ही आप बुक के अंदर करेक्ट कर ले इसको, और जल्दी से अपनी बुक के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगाए और इसको ख़त्म करें, और जो कैलकुलेशन हमने अभी देखी उसको आप नोट डाउन कर ले। अच्छा इस ग्राफ को समझ ले, ये है जी एग्जाम्पल विद 2 स्टॉक पोर्टफोलियो विद पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक स्टॉक अपवर्ड मूव कर रहा है तो दूसरा भी अपवर्ड ही मूव कर रहा है। ठीक है जी, बीच एक रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, दूसरा भी उसी तरह रिटर्न दे रहा है। खैर इसमें समझाने वाली बात सिर्फ ग्राफ था कि जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया उसे रिस्क और वर्टिकल एक्सिस पे दिया उसे पोर्टफोलियो रिटर्न। कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस पे वो रिस्क लिखा हुआ है और ये कर्व जैसे जैसे मूव कर रही है, बीच एक्सिस के लोग भी मूव कर रही है, जैसे जैसे कह रहे हैं रिस्क बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 5% रिस्क है, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 20% रिस्क, जैसे जैसे कहता है रिस्क बढ़ रहा है। देखिए पोर्टफोलियो रिटर्न, वैसे वैसे इन्वेस्टर कहता है मुझे ज़्यादा रिटर्न दो पोर्टफोलियो का, वैसे वैसे वो एक्सपेक्ट करता है मुझे रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब कि जब भी आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा
आप एक्सपेक्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, ख्वाहिश करेंगे। तो इस पर ये बताना चाह रहा था। एज रिस्क इंक्रीज, जैसे रिस्क बढ़ता है इन्वेस्टर का तो रिक्वायर्ड रिटर्न भी बढ़ता है, जैसे वो रिस्क ज़्यादा लेगा रिटर्न भी बढ़ेगा। यहाँ माशाल्लाह हमने लेक्चर 21 ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।